हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनोद कुमार जहांगीर केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर। आई होप आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी गाइड ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है और इसी लेसन नंबर 14 में नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। प्रोटीन और उसके वर्गीकरण को पढ़ेंगे अपन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन जो नाम दिया गया है ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को देने वाला यानी ये प्रोटीन नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो है बर्जीलियस। बर्जीलियस को आपने पहले भी पढ़ा है, 11th में आपने बर्जीलियस के बारे में पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट हुए थे बर्जीलियस जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, है ना। अब जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब क्या होता है भाई, जीवों के शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति जो प्राप्त होती है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं से प्राप्त होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ होते हैं, जीवों के शरीर के अंदर, और वहीं पे उनका फॉर्मेशन होता है जो जीवों को ऊर्जा शक्ति देते हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत इन्होंने दिया था बर्जीलियस ने। जब जीवों के शरीर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया तो सिंपल सी बात है कि ये प्रोटीन्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं तो ऊर्जा तो ये देते हैं, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसीलिए बर्जीलियस ने प्रोटीन नाम दिया था सबसे पहले, और ये जो नाम दिया गया था बर्जीलियस द्वारा 1938 में, 1938 में बर्जीलियस ने प्रोटीन नाम दिया था। भाई ध्यान रखेंगे, कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना, नॉर्मली। तो प्रोटीन जो होता है ना वो एक ग्रीक शब्द प्रोटियोस से बना होता है भाई, ग्रीक शब्द प्रोटियोस से। प्रोटीन जो होता है वो ग्रीक शब्द प्रोटियोस से बना होता है, और इस प्रोटियोस का मतलब होता है प्राथमिक, प्रथम, अति महत्वपूर्ण, है ना। तो इस प्रोटियोस का अर्थ होता है प्राथमिक, प्रथम, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं अति महत्वपूर्ण, कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है भाई, चाहिए हमें प्रोटीन। तो प्रोटीन के बिना देखो बहुत सारे होते हैं कि प्रोटीन इससे मिलेगी उससे मिलेगी। भाई साहब सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन कहीं मिलती है तो दाल जो होती है अपनी, उनमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है। इससे ज़्यादा वर्ल्ड में किसी चीज़ में नहीं होती है। आप चाहे मर्जी है जो आपको लोग बोलें वो खाएं, ठीक है। तो दालों में ज़्यादातर प्रोटीन पाई जाती है। तो वैसे तो प्रोटीन के स्रोत हम पढ़ेंगे जो बुक में दे रखे हैं, बुक के अकॉर्डिंग प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं। तो प्रोटियोस ग्रीक शब्द से बना है प्रोटीन, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक, प्रथम या अति महत्वपूर्ण। ओके, अब यहाँ पे प्रोटीन की डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। मैंने इनवर्टेज कोमा लगा करके इस परिभाषा को बताया है। तो प्रोटीन जो होता है ना, उस प्रोटीन के अंदर भाई नाइट्रोजन जो तत्व होता है, एन फैक्टर जो होता है वो इसके अंदर उपस्थित होता है, नाइट्रोजन तत्व इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। तो एन एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होंगे, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे। तो ये जो हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनका अणुभार उच्च होता है। जो मोलिकुलर वेट होता है ना वो बहुत उच्च होता है इनका, 10,000 से भी अधिक होता है या 10,000 तक होता है। तो इसीलिए ये उच्च अणुभार वाले होते हैं, ठीक है। और शरीर की वृद्धि, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं जब शरीर बढ़ता है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जब बुढ़ापे में डिक्रीज होता है तो प्रोटीन की आवश्यकता, क्योंकि जब टूट फूट होती है उसकी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है ना वो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से निकलती है। तो नाइट्रोजन युक्त वे जटिल अणु या जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनका अणुभार क्या होता है भाई, उच्च होता है। तो नाइट्रोजन युक्त वे जटिल अणु या कार्बनिक यौगिक जिनका अणुभार उच्च होता है तथा जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, प्रोटीन कहलाते हैं, है ना, प्रोटीन कहलाते हैं। तो परिभाषा एक बार और देखिए, नाइट्रोजन युक्त वे जटिल कार्बनिक पदार्थ
या अणु जिनका अणुभार उच्च होता है, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। तो वो प्रोटीन कहलाते हैं जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं ना। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन ये शरीर में बाल है ना, त्वचा, नाखून, नाखून जो हमारे होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, बाल जो हमारे होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, त्वचा जो होती है, इस त्वचा का निर्माण भी प्रोटीन से होता है ना। तो जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में बाल, त्वचा, नाखून, मांसपेशियां, हीमोग्लोबिन, जो रक्त होता है लाल रंग का उसमें Hb आता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो प्रोटीन से ही बना होता है। एंजाइम तथा कुछ हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जो प्रोटीन जो होते हैं वो ही इनका निर्माण करते हैं, इनसे ही ये बने होते हैं मोस्टली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटीन से निर्मित होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम प्रोटीन के स्रोत की बात करते हैं कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो देखो, प्रोटीन के स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का जो स्रोत है वो है दूध, अंडा, मांस, मछली। ठीक है, ये चीज़ें पहले दे रखी हैं, क्योंकि देखो जो भी सजीवों के शरीर में जो प्रोटीन होती है ना वो पूर्ण प्रोटीन हो जाती है, क्योंकि अपूर्ण प्रोटीन से पूर्ण प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो बन जाती है। जब हम सजीवों के शरीर से कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे दूध लेते हैं, है ना, तो दूध भैंस या गाय जो भी है, जो पशु होता है उसका दूध जब हम पीते हैं तो दूध उनके शरीर से आता है, तो उसमें लगभग प्रोटीन जो होती है पूर्ण प्रोटीन के रूप में आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अंडा, मांस, मछली, ये तो सजीवों का होता ही है। तो जंतुओं का होता है, तो जंतुओं से ये जो होता है ना वो पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक, बस इतना सा अंतर होता है कि जंतुओं से पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होती है, जबकि जो जैसे दालें, पनीर, मूंगफली, सोयाबीन आदि जो होते हैं ना ये वनस्पति होती है, तो इनसे जो होता है ना, पनीर खैर वनस्पति नहीं है, ये दूध से ही बना होता है, इनसे जो होती है अपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होती है। तो है प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा दालों से प्रोटीन प्राप्त होती है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है दालों में, सोयाबीन ये दालों का ही प्रकार है, तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है ना। तो ये हो गए प्रोटीन के स्रोत, दूध, अंडा, मांस, मछली, दालें, पनीर, मूंगफली, सोयाबीन, ईटीसी जो भी होते हैं ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इनसे हमें ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है, तो हमें ये चीज़ें सेवन करनी चाहिए जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त हो। सबसे इम्पोर्टेंट दूध में केसिन प्रोटीन होती है भाई, दूध में केसिन प्रोटीन होती है, और ये केसिन प्रोटीन होती है ना, इसमें सारे अल्फा एमिनोल्स या एमिनोल्स उपस्थित होते हैं। आगे पढ़ेंगे अब इसको, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन का संगठन, है ना, किस प्रकार से प्रोटीन बनी होती है, क्या क्या इकाइयाँ इसमें जुड़ी होती है प्रोटीन को बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें जुड़ करके इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं ना। तो ये पढ़ेंगे हम प्रोटीन का संगठन। देखो, संगठन का मतलब है प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन का जल गठन करें तो पता प्राप्त हो, उससे पता चलेगा कि क्या क्या इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, क्या क्या उससे बनती है इकाइयाँ, तो वो आपस में जोड़ दो तो प्रोटीन बन जाती है। तो देखो, प्रोटीन के जल जो संगठन है इसको जल अपघटन के द्वारा समझा जा सकता है। प्रोटीन का क्या करवाएंगे हम, जल अपघटन करवाएंगे, जिससे प्रोटीन के संगठन को समझ सकते हैं ना, जल अपघटन द्वारा। ये जल अपघटन निम्न प्रकार से होता है, और ये निम्न प्रकार से इसके जल अपघटन को समझेंगे। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को कि किस प्रकार से प्रोटीन का जल अपघटन कराते हैं, तो क्या क्या प्राप्त होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन का हम जल अपघटन करवाते हैं H2 की उपस्थिति में, तनु अम्ल लेकर के जल के साथ में इसको अपघटित करते हैं, तो इससे सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड बनती है। पॉलीपेप्टाइड, देखिए पोली आप छुपा हुआ है थोड़ा सा, पॉलीपेप्टाइड बनता है भाई सबसे पहले, पॉलीपेप्टाइड, है ना। जल अपघटन कराते हैं तो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है ना वो अलग हो जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। ठीक, अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है फिर इनका जल अपघटन करवाया जाता है, तो इन पॉलीपेप्टाइड्स जो श्रृंखलाएं बनी होती हैं, जिनसे बनी होती है वो पेप्टाइड्स होती हैं, यानी बहुत सारी पेप्टाइड्स होती है आपस में पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन बनाती हैं। तो पेप्टाइड्स बनती है पॉलीपेप्टाइड के जल अपघटन से, फिर पेप्टाइड का जल अपघटन करवाया जाता है, तो इस पेप्टाइड के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां प्राप्त होती हैं, इससे कोई छोटी इकाई प्राप्त नहीं होती है। अल्फा एमिनो अम्ल से छोटी कोई इकाई नहीं होती है प्रोटीन को निर्मित करने वाली। तो प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल बनते हैं, इसका मतलब कि प्रोटीन जो होती है वो अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीपेप्टाइड होते हैं।
क्योंकि पॉलीपेप्टाइड से ही तो निकला है ये अल्फा एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो आता है प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। यानी अल्फा एमिनो अम्लों से पहले पेप्टाइड बनेगा, फिर पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और इस पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इसका अणुभार जो होता है वो उच्च होता है, यानी कि 10,000 से अधिक होता है, यानी 10,000 या 10,000 से अधिक होता है किसका, प्रोटीन का अणुभार। ठीक है, ये अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो 10,000 अणुभार तक ये जुड़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रोटीन और इसके अणुभार। ये एकल परिक्षेपी प्राकृतिक बहुलक है। एकल परिक्षेपी यानी मोनोडाइस्पर्स ये बहुलक होता है। प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर होता है कौन, प्रोटीन। कैसा होता है, एकल परिक्षेपी, ये ध्यान रखें एक शब्द, एकल परिक्षेपी बहुलक होता है, यानी मोनोडाइस्पर नेचुरल पॉलीमर होता है ये ना। तो ये हो गया प्रोटीन और प्रोटीन की डेफिनेशन, इसके बारे में जानकारी और इसका संगठन। तो मुख्यतः किससे बना होता है, अल्फा एमिनो अम्ल से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की बात करें तो ये निम्न प्रकार का होता है भाई। वर्गीकरण जो होता है इसका ये निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जो इसका संगठन पढ़ रहे हैं ना, तो इस संगठन के आधार पर जो प्रोटीन है ना, कि इसमें कौन कौन सी इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, अल्फा एमिनो अम्ल्स भी कौन कौन से अल्फा एमिनो अम्ल्स इसमें जुड़े होते हैं, ये संगठन के आधार पर इसका हम क्या पढ़ेंगे, पहले वर्गीकरण को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर जो प्रोटीन होती है ना वो दो प्रकार की होती है। इट्स टू टाइप। संगठन के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, 2 टाइप की होती है ना। पहली प्रकार देखो, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार, देखो इसके लिए मैं बताऊं आपको अपनी बाल, रेसे से होते हैं एक तरह से। रेसे से मतलब का मतलब होता है कि रेशेदार का मतलब एक सीधी श्रृंखला में, सीधी रेखा में मतलब ये जुड़ी होती है, तो रेशेदार प्रोटीन होती है एक सीधी श्रृंखला में, यानी कि कुंडली ना बने, घुंडी जैसे ना, ऐसे मतलब घुंडियाँ सी बन जाती हैं, कुंडलियाँ सी बन जाती हैं, जैसे स्प्रिंग होती है उस टाइप से घुंडियाँ सी ना बने, एक सीधी श्रृंखला में वो रेशेदार प्रोटीन कहलाती है। तो ये रेखीय अणु से बनी होती है, यानी सीधी जो रेखीय अणु होते हैं ना, सीधे श्रृंखला में, उन अणु से बनी होती है, इसलिए ये रेशेदार होती है। ये रेखीय अणु से बनती है। ये रेखीय अणु कैसे बनते हैं, क्योंकि इनमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, ये आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अंतराण्विक, ध्यान रखें, अंतराण्विक है ना, इंटरमोलिक्यूलर, इसे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, यानी एक के साथ एक। जैसे मान लो अब मैं कोई भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे मान लो ये है ओ, फिर इससे ये जुड़ गया है ना, ये ओ, इस प्रकार से ये ना, ये अंतराण्विक, इनके बीच में जो बंध बनेगा वो अंतराण्विक, यानी कि ये अणु और ये H के साथ बना दिया मान लो बंध, ऐसे इस प्रकार से, और ऐसे। तो अंतराण्विक यानी एक अणु के मध्य लगातार इस लाइन में जुड़ते जाएं, एक अणु के मध्य बनने वाला बंध होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। इससे जुड़ करके एक लंबी धागे जैसी संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, और ये धागे जैसी संरचना क्या कहती है, रेशेदार प्रोटीन कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, बाल, अपने बाल, ऊन, नाखून, तो ये सारे रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है। अब तो ये जो रेशेदार प्रोटीन होती है ना, ये यानी प्रोटीन मुख्यतः जल में अविलय होती है, लेकिन रेशेदार प्रोटीन स्पेशली जल में अविलय होती है, क्योंकि बाल, नाखून जल में आप घोलो नहीं घुलेंगे, है ना। मांसपेशियाँ, यानी मांस जो होता है उसमें पेशियाँ होती हैं, उनको डालो आप नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये जल में क्या होती है, अविलय होती हैं, जल में नहीं घुलती हैं रेशेदार प्रोटीन। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कोलेजन। कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो नाखून का फॉर्मेशन करती है। दूसरी होती है मायोसिन। मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो मांसपेशियों का निर्माण करती है ना। और एक होती है क्रिएटिन। क्रिएटिन जो प्रोटीन होती है ना वो बाल, ऊन, जो ऊन होती है वो भेड़ बकरी आदि के बालों से ही तो प्राप्त होती है, तो बाल, ऊन जो होती है वो क्रिएटिन प्रोटीन होती है, यानी बाल, ऊन जो बने होते हैं ना क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप की हो गई रेशेदार प्रोटीन। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं दानेदार प्रोटीन। दानेदार जैसे मणियाँ सी नहीं होते, अब मणियाँ से का मतलब वो गोल गोल ही तो होते हैं एक तरह से, तो दानेदार प्रोटीन उसमें दाने से बन जाते हैं, यानी कि वो गोलाकार ग्रहण हो जाती है, गोलाकार आकृति ले लेती है,
इसीलिए वो दानेदार प्रोटीन कहलाती है। तो दानेदार प्रोटीन ये कुंडलीनुमा अणु से बनी होती है। कुंडलीनुमा मैंने बोला ना, जैसे स्प्रिंग की तरह है ना, स्प्रिंग की तरह हो जाता है वो। तो कुंडलीनुमा अणु से बनी होती है, कुंडली जैसी स्प्रिंग स्प्रिंग से गोल गोल से अणु हो जाते हैं इसके। तो कुंडलीनुमा अणु से बनी होती है कौन सी? दानेदार प्रोटीन, है ना। तो इनमें ये कुंडलीदार क्यों बनते हैं, कुंडलीनुमा क्यों बनते हैं? क्योंकि इनमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में अंतः आणविक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ती है। इंट्रामोलिक्यूलर अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा, यानी उसमें एक अणु दूसरा अणु से नहीं, उसी अणु के अलग अलग जो होते हैं ना हाइड्रोजन और अधिक विद्युत परमाणु, वो आपस में अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध भी बना लेते हैं। एक दूसरे तो बनेंगे लेकिन अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध भी बनाते हैं। तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं, यानी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, उसके द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे कुंडलीनुमा संरचना बन जाती है, कुंडलीनुमा संरचना बनती है ना। इसीलिए ये क्या हो जाती है? दानेदार हो जाती है ये प्रोटीन, इसीलिए इस प्रोटीन को बोलते हैं दानेदार प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में कौन से बंध पाए जाते हैं? अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सी प्रोटीन में? दानेदार में। जबकि रेशेदार में क्या होते हैं? इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, इसमें तो अंत है, उसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। यही कारण था उसका रेशेदार होना, इसका दानेदार होना। तो अंतराणविक के कारण कुंडलीनुमा संरचना बन जाती है, गोल गोल हो जाते हैं। एक ही अणु में जब बंध बनेंगे तो इस प्रकार, जैसे मान लो ये अणु है तो इसका इसी के साथ में बंध बनाएगा तो इस प्रकार से, तो ये ऐसे गोलाकार हो जाता है, दाने से हो जाते हैं, ठीक। ये आम्ल क्षार तथा लवणों के जलीय विलयन में विलय होती हैं। तो ये जो होते हैं ना, आम्ल क्षार तथा लवणों के जलीय विलयन में विलय होती है। आम्ल क्षार तथा लवणों के जलीय विलयन होते हैं, उनमें विलय होती है, देखिए ये जल में विलय होती है, जल में नहीं होती, आम्ल क्षार के विलयनों में विलय होती है। ओके, हम बात करते हैं अब हीमोग्लोबिन या इंसुलिन, यानी इसके एग्जाम्पल हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, HB। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो एक ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ना। एल्बुमिन ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन्स का प्रकार है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं वो दानेदार प्रोटीन होते हैं, इनमें दाने से नजर आते हैं, कुंडलीनुमा अणु से बनी होती है ना। और ये आम्ल क्षार लवणों की जलीय विलयन में क्या होती है? विलय भी होती है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर करें, है ना, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के आइकन पे क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। और आप दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब नंबर 2, यानी बी प्रकार के जल वर्गीकरण की, जिसका नाम है जल अपघटन के आधार पर। ओके, तो इसका जो वर्गीकरण है जल अपघटन के आधार पर, तो इसके आधार पर ये निम्न प्रकार की होती है भाई। यानी जल अपघटन के आधार पर ये जो प्रोटीन होती है वो सबसे पहले साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, यानी जल अपघटन के आधार पर सबसे पहली जो प्रोटीन है, यानी जल अपघटन करवाएंगे तो साधारण प्रोटीन, एक तो ये भी होती है और एक होती है संयुग्मित प्रोटीन। एक तो साधारण होती है और एक संयुग्मित होती है ना। तो साधारण प्रोटीन क्या है? देखिए, साधारण प्रोटीन जो होती है ना, इसके जल अपघटन, जो साधारण प्रोटीन होंगे इनके जल अपघटन से केवल और केवल अल्फा एमिनो अम्ल की मोनोसैकेराइड इकाई, यानी अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां प्राप्त होंगी। मात्र अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां प्राप्त होंगी, केवल और केवल अल्फा एमिनो अम्ल, इसके अलावा कुछ नहीं उसके साथ में जुड़ा होगा, वो कहलाती है साधारण प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां प्राप्त होती हैं, कौन सी कहलाती है? साधारण प्रोटीन कहलाती है ना। इसका एग्जाम्पल है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन और एल्बुमिन याद रखें, उदाहरण जरूर याद रखें ना, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां प्राप्त होती हैं, साधारण प्रोटीन होती है ना। दूसरी होती है संयुग्मित प्रोटीन। ठीक, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन यानी इसे कंपाउंड प्रोटीन भी बोला जाता है। इसके साथ में अल्फा एमिनो अम्ल तो होते हैं इसके अंदर, अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ में कुछ अन्य और भी अप्रोटीन भाग इसके अंदर जुड़ा होता है, इसीलिए इसे संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। यानी इसमें अल्फा एमिनो अम्ल के अलावा कुछ और अन्य प्रोटीन भाग जुड़ा होता है, इसीलिए संयुग्मित प्रोटीन यानी कंपाउंड प्रोटीन कहलाती है। तो इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है ना, इसके अंदर प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है ना, अप्रोटीन भाग।
इसलिए इसे संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। और इस अप्रोटीन भाग को ना एक नाम दिया गया प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह, अप्रोटीन भाग जो भी जुड़ा होता है इसके अंदर वो प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है ना। ये प्रोस्थेटिक समूह इसके अंदर जुड़ा होता है, तो अप्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोस्थेटिक समूह जो होता है ना, कौन सी प्रोटीन में जुड़ा होता है? संयुग्मित प्रोटीन में, है ना। अगर इसका उदाहरण ले तो आगे इनके प्रकारों में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके प्रकार की बात करें संयुग्मित प्रोटीन की, तो ये संयुग्मित प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोटीन के, संयुग्मित प्रोटीन के प्रकार। देखो, ए प्रकार में है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन ये संयुग्मित प्रोटीन का प्रकार है भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक जो समूह होता है, यानी कि ए प्रोटीन भाग जो होता है प्रोस्थेटिक समूह, कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी, न्यूक्लिक अम्ल होता है इसके अंदर प्रोस्थेटिक समूह यानी प्रोटीन भाग। इसका एग्जांपल है न्यूक्लिन, है ना। न्यूक्लिन, शुरू में न्यूक्लिन नाम दिया गया था, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे अपन लास्ट में, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया गया था। तो डीएनए आरएनए इसके अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिन जो है एक प्रोटीन है, क्योंकि न्यूक्लिन प्रोटीन ही थी तब इसका नाम न्यूक्लिक, तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिन। ये न्यूक्लिन जो है ना, ये एक प्रकार की न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण है, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए में से कोई भी एक पाया जाता है ना। ये उदाहरण याद रखें। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ना प्रोस्थेटिक समूह यानी प्रोटीन जो भाग होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है ये। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसीलिए इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो इसमें प्रोस्थेटिक समूह कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका उदाहरण है माइसिन। माइसिन ये कार्बोहाइड्रेट द्वारा बनती है और इसमें साथ में प्रोटीन भी होती है, इसलिए माइसिन इसका उदाहरण याद रखें। अगला क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, आपने क्रोमोफोरस पढ़ा होगा। क्रोमोफोरस यानी कि वर्णक, रंग प्रदान करने वाले, इसलिए क्रोमोप्रोटीन जो है ना, उसके अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, यानी रंग प्रदान करते हैं, लाल, हरा, जो भी है, नीला, ऐसा रंग प्रदान करते हैं क्रोमोप्रोटीन। तो कुछ वर्णक जुड़ जाते हैं। तो इसमें प्रोस्थेटिक समूह जो होता है ना, प्रोस्थेटिक समूह ये जो होता है ना, कुछ वर्णक हो जाते हैं भाई इसमें, लाल, हरा, नीला, जो भी है, वो वर्णक इसके अंदर जुड़े होते हैं प्रोटीन के साथ साथ। प्रोटीन तो होती है, साथ में क्या जुड़े होते हैं? कुछ वर्णक जुड़े होते हैं प्रोस्थेटिक समूह के साथ में, यानी प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, प्रोटीन भाग के रूप में। जैसे अपन जानते हैं हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन एच जो होता है वो लाल रंग का होता है। क्लोरोफिल, आपने पेड़ पौधों की पत्तियां देखी होंगी, हरे रंग की होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन है जिसमें एक हरा वर्णक पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें लाल वर्णक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रोटीन है जिसमें वर्णक मिले होते हैं प्रोस्थेटिक समूह के रूप में या प्रोटीन भाग के रूप में, इसीलिए इन्हें क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, जहाँ पे संयुग्मित प्रोटीन तक ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ है ना। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे प्रोटीन की इकाई, यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो जो यूनिट है प्रोटीन की, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो क्लासिफिकेशन तक था, तो हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे प्रोटीन की इकाई यानी एमिनो अम्ल्स के बारे में पढ़ेंगे हम कंप्लीटली, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।